अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि क्या 18वीं तरमीम आइंदा डिक्टेटरशिप का रास्ता रोक सकेगी। मौजूदा पार्लियामेंट ने साबिक डिक्टेटर्स की तरफ से 1973 के आइन में शामिल की गई तरामीम को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक का नाम भी आइन से निकाल दिया। अगरचे साबिक डिक्टेटर्स ने भी आइन में तरामीम मुंतखब असम्बलियों से ही करवाईं। आज की मुस्लिम लीग नून माजी में जनरल ज़ियाउल हक की 8वीं तरमीम पास करने वाली पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ के साथ बहुत सारे मामलात में एब्सटेन किया और इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा पहुंचाया। आज की मजहबी जमातें और साबिक दौर की MMA ने भी मुशर्रफ साहब की तरामीम में उनका साथ दिया। MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ तज्ज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, 18th अमेंडमेंट में इंटर पार्टी पोल्स खत्म हो गए हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि ये जमहूरियत के लिए एक डिफीट है? ना सिर्फ ये कि मैं इसे जमहूरियत के लिए एक डिफीट समझता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि जितना भी फैनफेयर था 18वीं तरमीम पास करने का, वो दो शिकों की वजह से बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। एक तो यही जिसका हवाला आपने दिया कि पार्टीज़ में अब इंतखाबात कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बुनियादी तौर पर लफ्ज़ जमहूरियत की ही छेड़ है। जमहूरियत से का मतलब ही सिर्फ ये है कि न सिर्फ ये पार्टीज़ में बल्कि इवन लोअर टीयर्स में, स्टूडेंट यूनियंस में, लेबर यूनियंस में, लोकल बॉडीज़ में आप इंतखाबात के प्रोसेस को लाएं ताकि एक छन के छन्नी में से एक लीडरशिप सामने आ सके। ये मुझे हैरत है, ये लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाते हैं और इतने बड़े बड़े दावे करते हैं डिक्टेटरशिप ख़त्म करने का और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इस शिक का शामिल किया जाना बिल्कुल वाज़े तौर पर यह दलील है कि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो मौरूसी सियासत पे बिलीव करती हैं और नहीं चाहती कि उनकी पार्टी के अंदर इलेक्टरल प्रोसेस जो है उसकी बुनियाद पड़े। चूंकि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, ये सियासत जो है इसने ना पहले माजी में कभी पाकिस्तान का फायदा किया है, ना आने वाले वक्त में इससे पाकिस्तान का फायदा होने जा रहा है। बुखारी साहब, कोई पॉलिटिकल फोर्सेस क्लेम कर रही हैं कि वो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगी, तो फिर तसादम होगा पॉलिटिकल फोर्सेस और अदालत में। मेरे ख्याल से इससे पहले कि लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अभी सेनेट का मरहला बाकी है और जैसा कि हमने NWFP के नाम के हवाले से सुना है और मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स ने कहा है कि हम सेनेट में इसका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि पहले तो ये वहीं पर ही तय हो जाएगा कि इस शिक ने आगे चलना है या नहीं चलना। लेकिन अगर वहां भी इसको किसी न किसी तरह से फिलीबस्टर करके पास करा लिया जाता है तो मैं समझता हूं ये ऑप्शन खुला है लोगों के पास कि वो कोर्ट में जाएं और एक ऐसी शिक जो बुनियादी तौर पर डिनाई करती है कॉन्स्टिट्यूशन को और डेमोक्रेटिक स्पिरिट को, उसका खात्मा हो। बुखारी साहब, पख्तूनख्वा के नाम के बाद तो सूबों की एक बहस छिड़ गई है। आज हज़ारे में इतने लोग हलाक भी हुए, तो आप क्या समझते हैं हर एथनिक ग्रुप अब एक सेपरेट सूबा मांगेगा? मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि सूबे के नाम को तब्दील करने में जिस जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है और जो ये तसव्वुर कर लिया गया था कि यह शायद कोई बहुत आसान काम है, उसके नतीजे में हम जो कुछ देख रहे हैं उससे तमाम लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। और अभी जैसा कि मैंने पहले कहा कि लोग पख्तूनख्वा के नाम की मुखालफत करेंगे सेनेट में, मैं समझता हूं अभी भी वक्त है कि इसको रिव्यू कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर जिद की गई तो आप देख रहे हैं कि सराइकी सूबे की बात हो रही है, बलोचिस्तान के 2 सूबे बनाने की बात हो रही है और मानसहरा में ऑलरेडी उन्होंने यानी जो हज़ारा है उसमें दूसरे सूबे की बात कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? हम आइन का हुलिया बेहतर करने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहां ये शिकें मौजूद थी? अगर नाम तब्दील करने की जरूरत होती तो वली खान जैसे टावरिंग लीडर के होते हुए इसका तज़किरा 1973 में होता, लेकिन ये आज अचानक इसको पख्तूनख्वा का नाम दे के, और मैं एक और बात अर्ज करूं आपके प्रोग्राम की वसातत से कि पख्तूनख्वा लफ्ज जो है इसके साथ पूरी एक हिस्ट्री है। आपको याद होगा ग्रेटर पख्तूनिस्तान बनाने की बातें हुई हैं, ड्यूरेंट लाइन को उठा के अटक पर लाने की बातें हुई हैं। मैं समझता हूं ईमानदारी का और सिंसेरिटी का तकाजा यह है कि इसको अपर हाउस में रिव्यू कर लिया जाए, वरना इसके बड़े तबाहकुन नताइज निकलेंगे। जी बुखारी साहब, अपर हाउस में PMLQ के 2 बंदों ने ये इसको सरायकी सूबे और बहावलपुर सूबे की डिमांड की है और तरीक़ेकार को चेंज करने में आईनी अमेंडमेंट्स की डिमांड की है, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी पार्टीज उनका साथ देंगी?
دیکھیے سرائکی صوبے کی بات آج کوئی نئی ہونے نہیں جا رہی ہے، لیکن جب بھی کبھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو جو اس کے بہت بڑے طرفدار ہیں ان کے پاس کوئی پلازیبل یا لاجیکل ریزنز نہیں ہیں کہ اس علاقے کو علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے. اس کے وسائل بہت محدود ہیں. ایک اور اس کے اوپر لیوی کر دیا جائے ہیوی یعنی ایکسپینڈیچر کے پوری ایک صوبے کی مشینری کو بھی وہ سسٹین کرے تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ میرے خیال سے چھوٹے صوبے بنانے والوں کے پاس جو لاجک ہے در حقیقت جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں. یہ بالکل پولیٹیکل نعرہ ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت ڈیفینسو ہے، ویک ہوئی ہے، لہٰذا اس وقت فائدہ اٹھا لیا جائے اور تمام جو منطقی یا غیر منطقی مطالبے ہیں ان کی تکمیل کا وہ ذریعہ سمجھتے ہیں. جن حالات میں آج پاکستان ہے، میں سمجھتا ہوں ان سب کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. بخاری صاحب، اس وقت ہماری تمام پارٹیز کے لیڈرز نان ایشوز پر بات کر رہے ہیں، جیسے جنرل ضیاء الحق کا نام آئین سے ہٹانے کا. تو اس سے کسی کو بجلی یا پانی یا عوام کو کھانا تو نہیں مل رہا، تو یہ نان پولیٹیکل ایشوز پہ یہ کیوں بات چل رہی ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ سارے نان پولیٹیکل ایشوز ہیں. دیکھیے نام تو آپ نے نکال دیا جنرل ضیاء الحق کا، لیکن جتنے کام اس نے کیے تھے وہ سارے کے سارے لیگلائز ہو گئے اور کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گئے. محتسب کا دفتر کس نے قائم کیا تھا؟ بے پناہ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے دور کی ہوئی تو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں. صرف نام نکال دینے سے کسی کی ایگو کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ میرے نزدیک ٹوٹلی نان ایشوز ہیں. تھینک یو ویری مچ سلیم بخاری صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ زا گروپ کے سربراہ جناب اعجاز الحق صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا.